तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें तो वैकेंसी आपको दिखेगी, लेकिन एकदम सडन दिखना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या समाधान है सर फिर इसके लिए? समाधान ये है कि एक तो आप तैयारी करते रहिए, पहली बात, तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे तो आगे जाकर के वैकेंसी तो आएगी, और उस समय फिर आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सरकार का एक पॉलिसी बता रहा हूं, सरकार अचानक से वैकेंसी लेकर के आती है और उसके बाद फिर टाइम नहीं देती है। एसआई वालों के साथ यही हुआ था, बेचारों के साथ। एसआई वाले लोग को 15-15 दिन का टाइम लेकर के प्रीलिम्स भी निपटा दिया, मेंस भी निपटा दिया। 15 दिन का टाइम दिया था केवल। पिछली वाली शिक्षक भर्ती की परीक्षा बात करेंगे तो वहां पर भी लगभग 3 या 4 महीने ही टाइम मिले थे, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिला था। 4 महीने का समय मिला था, और 4 महीने में इतना बड़ा सिलेबस तैयार करना नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बहुत टेढ़ी खीर थी उस समय पढ़ा पाना और पढ़ पाना अपने आप में। उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई कि 4 महीने में ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस में बता रहा हूं, जितना आपको गणित का सिलेबस मिलेगा इसमें, किसी और एग्जाम में नहीं मिलेगा। हिंदी का जितना सिलेबस आपको इसमें मिलेगा, उसमें कहीं और किसी और एग्जाम में मिलेगा ही नहीं उतना सिलेबस। इसके अलावा सीडीपी अलग से पढ़ना है आपको। सीडीपी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, तो कॉलेज में पढ़ने का अप्रोच अलग होता है थोड़ा सा, यहाँ पर पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, है कि नहीं? एकदम टू द पॉइंट जाना पड़ेगा आपको, एकदम महीनता से चीजों को समझना होगा। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन, सामान्य अध्ययन अलग से पढ़ना है आपको, कंप्यूटर 10 नंबर का अलग से पढ़ना है। सिलेबस अभी मैं डील करूंगा, सिलेबस बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में कितना है। तो उस स्तर पर यदि आप देखेंगे तो 4 महीने में इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या करें सर? तैयारी में बने रहो। तैयारी में बने रहेंगे तो अलग अलग एग्जाम जो आ रहे हैं उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बीच बीच में परखते रहें। और दूसरी बात, जब शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी तो उस समय अंतिम प्रहार कर देना। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि सर तैयारी करते रहो और बैठे रहो। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसके एडिशनल आपके पास फायदे बहुत सारे हैं। इसके एडिशनल फायदे क्या है सर? एक, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसके सिलेबस का बहुत सारा हिस्सा जो है वो अन्य एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अन्य एग्जाम्स कहने का मतलब, जैसे आप अभी दोगे 12वें महीने में आपके लिए अमीन पटवारी का एग्जाम है, 6वें महीने में एडीओ का एग्जाम है। थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें ऐड करती जाने हैं और करते जाना है, और वो अगले एग्जाम का सिलेबस बन जाता है। आप अगर सब्जेक्ट तैयार करोगे ना तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सब्जेक्ट तैयार करने का मतलब क्या हुआ सर? जैसे जैसे आपके सिलेबस में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है इसको 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक भाग में है सहायक शिक्षक, जिसको आप वर्ग 3 के शिक्षक कहते हैं। वर्ग 3 के शिक्षक कहते हैं। इस सिलेबस को यदि आप ध्यान से देखें तो सिलेबस में सबसे पहला भाग मिलेगा आपको सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहां से 30 अंक के प्रश्न आने हैं। इसके अलावा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा 25 अंक की। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज है आपका 25 अंक का, इंग्लिश लैंग्वेज है 25 अंक का। सहायक शिक्षक में आप जाएंगे तो गणित है, गणित है अकेले 30 अंक का। इसके अलावा और क्या है सर? इसके अलावा है आपका पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन है 20 अंक का। कंप्यूटर है 10 अंक का, और सामान्य अध्ययन है 10 अंक का। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 30, 50, 80, 80, 30,
110, 130, 140 और 150। कुल 150 अंक का आपका सिलेबस सहायक शिक्षक में आपको देखने को मिलता है। 150 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये सहायक शिक्षक का सिलेबस है। अब इसी प्रकार शिक्षक का सिलेबस, क्योंकि शिक्षक वाले ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से, बीएड वाले ज्यादा हैं, डीएड वाले, बीएड, हाँ, मतलब बीएड वाले हैं तो आप लोगों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी जिसको आप वर्ग 2 के शिक्षक कहते हैं ना, ये वर्ग 2 के शिक्षक होते हैं। यहां पर भी 150 अंक का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन 150 अंकों में क्या होगा सर? सबसे पहले तो सीडीपी, 30 अंक की सीडीपी है। फिर है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा है 25 अंक की। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है 25 अंक की। इसके बाद यहां पर गणित है, यहां पर गणित और विज्ञान मिला करके 30 अंक का सिलेबस है, गणित और विज्ञान मिला करके 30 अंक का सिलेबस है। इसके बाद यहां पर्यावरण है, यहां पर सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन वाला हिस्सा है, ये 20 अंक का है। फिर आपका कंप्यूटर है 10 अंक का, और सामान्य अध्ययन है 10 अंक का। तो कुल यहां पर देखेंगे तो 30, 50, 80, 110, 100, 80, 110, 130, 140 और 150, कुल 150 अंक का आपका प्रश्न पत्र शिक्षक में भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों हिस्सों को अगर आप देखें तो इनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अन्य एग्जाम का सिलेबस भी तो बनता है। व्यापम के एग्जाम का देखना आप, व्यापम का एग्जाम यदि आप देख रहे हैं तो व्यापम के एग्जाम में मेन सब्जेक्ट कौन होते हैं सर? गणित मेन सब्जेक्ट होता है कई बार, है कि नहीं? कई बार हिंदी मेन सब्जेक्ट हो जाती है, कई बार सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट आते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और सामान्य अध्ययन में ये भी बता देता हूं। कई बार कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट हो जाता है, आपका पढ़ा है आपने, हॉस्टल वार्डन वगैरह का एग्जाम होता है तो उसमें कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट हो जाता है। तो वैसे अगर आप सब्जेक्ट वार देखेंगे तो सीडीपी को बस छोड़ दो, ये देखो हॉस्टल वार्डन में तो सीडीपी भी था, यहाँ तो सीडीपी 30 नंबर का आप लोगों के लिए अतिरिक्त है कि नहीं? बाकी सब्जेक्ट आप देखो, बाकी सब्जेक्ट में आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जो कि व्यापम के किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता होगा। लगभग सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, भले 5 नंबर की हिंदी रहे, भले 5 नंबर का अंग्रेजी रहे, भले 10 नंबर का गणित रहे, 5 नंबर का पर्यावरण रहे, लेकिन देखा जाए तो इन्हीं सब भागों से मिल करके लगभग लगभग आपके एग्जाम का 70% सिलेबस बनता है, लगभग 70% हिस्सा इन्हीं सेक्शन से मिलकर के बनता है। कभी कभी इतने से ही पूरा सिलेबस बन जाता है आपका। तो करना क्या है सर? करना यह है, हमको सब्जेक्ट तैयार करना है। सब्जेक्ट तैयार करने का मतलब सर, आप देखो अपनी हिंदी इतनी स्ट्रांग कर लो कि आप शिक्षक भर्ती के लिए तो परफॉर्म अच्छा करो, लेकिन अगर कोई दूसरा एग्जाम आता है तो उसमें भी हमारा हिंदी तो वही पूछा जाएगा ना सर। थोड़ी वहां पर एग्जाम के हिसाब से स्वरों की संख्या बदल जाएगी या व्यंजनों की संख्या बदल जाएगी, वो तो वही रहनी है कि नहीं? यहां पर सूर्यधन उदय सूर्योदय होता है तो उस एग्जाम में भी सूर्यधन उदय सूर्योदय ही होगा, सूर्योदय तो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? यहां पर अगर कोई समास का हिस्सा है तो भाई कोई शब्द उसी समास में आएगा जो कि इसमें आ रहा है। मतलब आप यदि हिंदी भाषा तैयार कर रहे हो तो हिंदी भाषा सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए, समझ रहे हो बात? सब्जेक्ट अगर तैयार हो रहा है अपना तो आपको ये हर एग्जाम में काम आएगा। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप इसमें तैयार कर रहे हो तो सर बाकी के सभी एग्जाम में भी तो इंग्लिश है, वो अपने आप तैयार हो रहा है। सब्जेक्ट तैयार करो आप। वैसे ही गणित, गणित तो बैकबोन है व्यापम के एग्जाम का। मैक्सिमम एग्जाम में आप देखिएगा, जैसे अपना अमीन पटवारी का एग्जाम मैं बता रहा हूं, अमीन पटवारी का एग्जाम आएगा, उसमें देखिएगा बहुत बड़ा सिलेबस आपका गणित रीजनिंग का रहता है। पटवारी का आरआई का एग्जाम आता है, उसमें बहुत बड़ा भाग
केवल गणित और रीजनिंग का रहता है। 45 नंबर का तो अकेले यही रहते हैं, 30 नंबर का गणित रहता है, 15 नंबर की रीजनिंग रहती है, तो बहुत बड़ा हिस्सा है वो भी। वैसे ही पर्यावरण वाला हिस्सा जो है ये साइंस वाले हिस्से में कवर अप हो जाता है आपका। कंप्यूटर हर एग्जाम में रहना ही है व्यापम के, सामान्य अध्ययन आपके हर एग्जाम में रहना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट तैयार करो ना आप अगर सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो ये ना केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपको तैयार करेगा बल्कि दूसरे एग्जाम्स भी आपके निकलवा सकता है। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। इसका एक कहने का एक औचित्य ये भी है यार मेरा कि देखो ये जो एज ग्रुप होता है ना इसमें बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक ठोक एग्जाम को धर के बैठे रहते हैं कि वही चीज निकलेगा तब अन्न जल ग्रहण करेंगे, ऐसे वाला मत करो ऐसा। ठीक है, ठीक है, वो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो वैकेंसी आएगी तब तो उसको तैयार करोगे, तब तो उसमें सेलेक्ट होगे। जब तक नहीं आई है तब तक क्या करें? तब तक उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए सर? उसी पैटर्न में होनी चाहिए जैसे वो एग्जाम होना है। समझ रहे हो बात? आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज आप क्यों ज्वाइन करते हो? आप वो एटमॉस्फेयर चाहते हो कि भाई मैं उस एटमॉस्फेयर में ढल जाऊं जिस एटमॉस्फेयर में वो एग्जाम होना है, तो वही इसीलिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो। और वही चीज आपको एकदम एग्जाम्स के रूप में मिल रहा है तो वो एग्जाम को भी दो ना। व्यापम का अगर कोई दूसरा एग्जाम होता है, मेरे ख्याल से सबके पास बेसिक डिग्री तो होगी ही, ग्रेजुएशन की डिग्री तो है ना सबके पास, तो ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पर ही तो एग्जाम होता है। मैक्सिमम जो एग्जाम है वो ग्रेजुएशन के बेस पर ही होता है। एडिशनल डिग्री अगर कुछ चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जो एग्जाम है वो आप देखना सीजी व्यापम यदि ले रहा है तो वो मतलब ग्रेजुएशन बेस पर ही लेता है। स्नातक स्तर पर ही अधिकांश एग्जाम होते हैं उसके, उनको भी दो। ज्वाइन करना नहीं करना, सेलेक्ट होना नहीं होना, वो सब दूसरी चीजें हैं, वो एकदम दरकिनार करके चलो। ठीक है, लेकिन कम से कम उन एग्जाम्स की प्रैक्टिस तो हो, उस एग्जाम की तैयारी तो होती रहे जिसके लिए हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं। समझ रहे हो बात? तो आपके पास ये जो 1-1.5 साल का लंबा स्पान है ये काटने में बहुत मुश्किल होगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, बहुत मुश्किल होने वाला है। 1-1.5 साल तक अगर मान लो वैकेंसी नहीं आ रही है तो एक चारा तो ये है कि जाकर के धरना दो, जिसके लिए मैं रिकमेंड अभी तो नहीं करूंगा फिलहाल। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहो, वैकेंसी जब आना है तब आएगा। ठीक है, और जब घोषणा हुई है तो वो तो निकालेगा ही सर। ठीक है, लेकिन निकाल देना चाहिए यार गवर्नमेंट को। बहुत सारे लोग एज ग्रुप से बाहर जा रहे हैं क्योंकि एक लिमिटेड एज तक ही दे सकते हो आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम, उसके बाद फिर आप एलिजिबल नहीं होते हो। निकाल देना चाहिए यार, सब लोग सेवा करना चाहते हैं राज्य के शिक्षक बन के, है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा राज्य है ना कि भले एक बोल देते हैं कि युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे जो शिक्षक का औसत है उससे ज्यादा है हमारे यहाँ, वो सब बोलने की बातें होती है भाई। ठीक है, ऐसे ऐसे स्कूल्स है ना हमारे यहाँ जहाँ पे 3-3 कक्षाओं में एक टीचर है, एक टाइम पे एक स्कूल में एक टीचर है, ये भी स्थिति है हमारे यहाँ। अब ऐसी जगह पे अगर आप भर्ती नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे? मंगल ग्रह पे थोड़ी करवाएंगे आपसे, करना तो छत्तीसगढ़ में ही है ना नौकरी। ठीक है, भर्ती करनी चाहिए यार। ठीक है, निराश मत होना, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा कठिन रास्ता होने वाला है, लेकिन इसके लिए तैयार रहना। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, चल। तो ये आपके सिलेबस का लेखा जोखा है, ये आपके सिलेबस का लेखा जोखा है। इसमें सीडीपी आपको पढ़ना है, हिंदी भाषा आपको पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, पर्यावरण है, कंप्यूटर है, सामान्य अध्ययन है। ठीक है, अगर दोनों में अंतर क्या है ये देखा जाए तो जिन लोग सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो आप लोगों को पर्यावरण पढ़ना है सहायक शिक्षक के लिए, आपको सामाजिक अध्ययन नहीं देखना। और यदि आप शिक्षक यानी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो सामाजिक अध्ययन आपको पढ़ना है, आपको पर्यावरण नहीं पढ़ना है।
ठीक है, साइंस दोनों में है, साइंस दोनों में है, ठीक है, गणित रीजनिंग दोनों में है, गणित दोनों में है, ठीक है, विज्ञान उसमें भी है, इसमें भी है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसमें। इसके अलावा हिंदी भाषा वहां भी है, यहाँ भी है, अंग्रेजी उसमें भी है, इसमें भी है, लगभग सिलेबस दोनों का बराबर है, ठीक है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, हाँ, लेकिन ये है कि जब आप एग्जाम में प्रश्नों का स्तर देखेंगे ना, तो सहायक शिक्षक में प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान रहता है, एकदम आसान तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन शिक्षक की तुलना में थोड़ा सा आसान होता है वो सहायक शिक्षक, क्योंकि वो पहली से लेकर के 5वीं तक के अध्यापन के लिए होता है, और ये 6 से लेकर के 8वीं तक की कक्षा में अध्यापन के लिए होता है। तो यहाँ पर प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अच्छा रखा जाता है, ठीक है। इतना तो बेसिक डिफरेंस मेरे ख्याल से आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको आपके सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाने वाला हूं, और वो हिस्सा है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का यदि आप सिलेबस देखें, हिंदी भाषा का यदि आप सिलेबस देखें, तो दोनों में, चाहे वो सहायक शिक्षक हो चाहे शिक्षक हो, अच्छा सीडीपी बोलता हूं यार, टीईटी सबका क्लियर है, सबका क्लियर है ना, सीटीईटी से सॉरी सीजीटीईटी राज्य स्तर के क्लियर कर लिए रहना भाई, ठीक है। और अगर वैकेंसी आएगी तो उसके पहले तो सीजीटीईटी होगा ही एक बार, ठीक है, ये मान करके चलिए कि इसके लिए सीजीटीईटी तो होगा, ठीक है। हाँ। सहायक शिक्षक में और शिक्षक में हिंदी के सिलेबस की यदि बात करूं, तो हिंदी का सिलेबस लगभग दोनों में बराबर है, कुछ कुछ हिस्से आपको शिक्षक में अतिरिक्त रूप से देखने को मिलेंगे। जैसे आप सहायक शिक्षक का सिलेबस देखेंगे तो यहां पर 9 यूनिट हैं, और शिक्षक में है 8 यूनिट, 8 इकाइयां हैं। ये जो 9 यूनिट हैं, ये 6+3 में बटे हुए हैं, जबकि यहां पर बटा हुआ है ये 7+1 में, 7+1 में बटा हुआ है। क्या है सर ये 6+3 और 7+1? 6 अध्याय जो हैं ये हिंदी के व्याकरण से संबंधित हैं, जबकि 3 जो हैं ये भाषा के शिक्षण शास्त्र, भाषा शिक्षण से जुड़ा हुआ है, मतलब हिंदी की पेडागोजी से संबंधित है। वैसे ही यहां पर 7 अध्याय जो हैं ये व्याकरण से संबंधित हैं, और 1 यूनिट जो है ये हिंदी की पेडागोजी से संबंधित है, इससे संबंधित यूनिट्स हैं। अब इनके सिलेबस को यदि आप देखें, तो सिलेबस में दोनों का कॉमन हिस्सा क्या है और क्या अतिरिक्त है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कॉमन हिस्से क्या है। आपका जो सिलेबस है वो प्रारंभ होगा भाषा बोध से, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो सिलेबस चालू होगा कहां से, भाषा बोध से, ठीक है। अब ये भाषा बोध क्या है सर, सिलेबस में लिखा नहीं है, ये भी बता देता हूं। सिलेबस में भाषा बोध नहीं लिखा है, सिलेबस में सीधे पहला यूनिट है इकाई 1, वर्ण एवं वर्णमाला, वर्ण अक्षर एवं वर्णमाला, ठीक है, वो लिखा हुआ है वहां पर। स्वर व्यंजन वर्तनी पहले यूनिट का नाम है, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी। लेकिन एक चीज देखना, आप जब पुराने क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे, चाहे वो सहायक शिक्षक का हो, शिक्षक का हो, या टीईटी का एग्जाम ही क्यों ना हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर देखने को मिला होगा। वो क्वेश्चन देखा होगा आपने, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, देखियो ना ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है कहां, भाषा बोध वाले हिस्से में। इसके अलावा भाषा के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान भी आपको पढ़ने होते हैं जब आप भाषा बोध पढ़ते हैं, तो ये भी आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा मैं। भाषा बोध के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भाषा बोध के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है, परिभाषा क्या है, भाषा के गुण कौन कौन से हैं, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा देखेंगे भाषा के संबंध में, एक तो पहले पढ़ेंगे हम लोग हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम,
फिर आपको पढ़ना है भाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, ये हमको देखना है। और इसके साथ ही करंट अफेयर से लिंक करते हुए एक टॉपिक आपका पढ़ेंगे, वो है शास्त्रीय भाषाएं। तो ये सारी चीजें मिला करके आपका एक टॉपिक बनेगा भाषा बोध। मतलब भाषा के बारे में इतना सारा चीज पहले जानना है, उसके बाद फिर हम लोग एंटर करेंगे आपके व्याकरण वाले हिस्से में। ठीक है, व्याकरण वाले हिस्से में आप आएंगे, मतलब आपके सिलेबस का पहला यूनिट चालू होगा। वहां से हम लोग सबसे पहला यूनिट पढ़ेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला, ये आपका इकाई 1। वर्ण एवं वर्णमाला में वर्णों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे यहाँ वर्ण है, अक्षर है, इनमें क्या अंतर होता है वर्ण और अक्षर में। इसके अलावा वर्णमाला के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, क्या अयोगवा होता है, क्या ऊष्म व्यंजन है, क्या अंतस्थ व्यंजन है। स्वरों का विभाजन अलग से आपको पढ़ना है। स्वरों को 4 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, वो 4 अलग अलग आधार पढ़ने हैं। व्यंजनों को जो प्रयत्न के आधार पर विभाजित किया जाता है, वो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विभाजन देखना है। इसके अलावा अल्प प्राण महाप्राण देखना है, ऊष्म सघोष और अघोष वर्ण देखने हैं। इसके अलावा वर्णों का उच्चारण स्थल अलग से देखना है। बड़ा टॉपिक है वर्णमाला। लगभग 3 से 4 दिन तो आपको केवल अपनी वर्णमाला को जानने में लगेगा। हमको वर्णमाला लगता है कि आ से चालू हुए, ज्ञा पे गए, खत्म हो गया वर्णमाला। इतना नहीं है वर्णमाला। वर्णमाला जितना हम जानते हैं उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी वर्णमाला, आपने सुना होगा हिंदी की वर्णमाला एक वैज्ञानिक वर्णमाला है, एक व्यवस्थित वर्णमाला है। तो इसमें जितनी व्यवस्थाएं आती हैं वो सारी व्यवस्थाएं आपको पढ़नी है। आपको पढ़ना होगा इसके अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमारी वर्णमाला में देखने को मिलती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं आपको पढ़ना है। स्वरों को अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, 4 अलग अलग आधार हैं, वो चारों आधार आपको पढ़ने हैं। तो वो सारी चीजें मिला करके आपका टॉपिक बनेगा वर्ण और वर्णमाला। इसके बाद वर्ण और वर्णमाला से आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक आपका आएगा शब्द रचना। अगला टॉपिक आएगा आपका शब्द रचना। अब इस शब्द रचना वाले टॉपिक में 4 हिस्से हैं, या यूं बोला जाए कि इसके अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। एक टॉपिक तो है संधि, दूसरा टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय और फिर समास। ये 4 हिस्से आपके सिलेबस में है। इसके बाद तीसरे हिस्से में है शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत 5 अलग अलग आधारों पर शब्दों को जो बांटा जाता है, वो 5 अलग अलग आधार आपको पढ़ने हैं। इसी के अंतर्गत आएगा आपका सार्थक और निरर्थक शब्द, इसी के अंतर्गत आएगा विकारी और अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक शब्दों को। 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, वो भी शब्द साधन में आते हैं। तो ये पूरा हिस्सा मिल करके आपका शब्द साधन वाला हिस्सा बनेगा। तो शब्द साधन जो आप मूल व्याकरण जिसको जानते हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, वो सब के सब शब्द साधन के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद चौथा हिस्सा आपका आएगा शब्द रूप का। शब्द रूप के अंतर्गत 3 टॉपिक्स हैं। एक तो है लिंग, एक है वचन, एक है कारक। अब यहीं पर एक छोटा सा अंतर सहायक शिक्षक और शिक्षक में। शिक्षक में काल का टॉपिक है,
लेकिन सहायक शिक्षक में काल का टॉपिक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये केवल वर्ग 2 में है, वर्ग 3 वाले टीचर में ये वाला टॉपिक अलग से नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये सब शब्द रूप वगैरह हो गया आपका। उसके बाद फिर आप पहुंचेंगे वाक्य में। वाक्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है वाक्य के अंग, वाक्य के आवश्यक तत्व, इसके अलावा पढ़ना है वाक्य के प्रकार। वाक्य के अंग के अंतर्गत आप पढ़ते हैं उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, ये सब पढ़ते हो। 2 अंग होते हैं। आवश्यक तत्व में 6 आवश्यक तत्व हैं वाक्यों के, वो भी पूछा जाता है अब एग्जाम में, वो भी पढ़ना है। वाक्य के प्रकार 2 अलग अलग आधारों पर वाक्यों को बांटा जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। तो वो सारे प्रकार आपको वाक्य के भेद के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक अध्याय में है आपके 6ठे अध्याय में एक टॉपिक है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाला टॉपिक भी केवल और केवल शिक्षक में है, सहायक शिक्षक में आपको यह टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, विराम चिन्ह आपके किस में है? शिक्षक में, सहायक शिक्षक में नहीं है। 20 प्रकार के जो चिन्ह हमारे यहाँ कामता प्रसाद गुरु ने जो बताए हैं, वो सारे के सारे चिन्ह आपको इस सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद शब्द के अंतर्गत आपको और क्या पढ़ना है? सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के भेद के अंतर्गत एक तो आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आपको देखना है। इसी के अंतर्गत आपको देखना है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, और एक टॉपिक इसी में पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पूरा हिस्सा मिल करके आपके व्याकरण वाला भाग बनता है। आप सिलेबस उठाएंगे तो सारे टॉपिक आपको एज इट इज लिखे हुए दिखेंगे, सारे टॉपिक। ठीक है, और आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती का सिलेबस बहुत अस्त व्यस्त लिखा होता है। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो बहुत अस्त व्यस्त लिखा होता है, कोई टॉपिक यहाँ का वहां लिखा है, वहां का टॉपिक यहाँ लिखा है। जैसे पहले यूनिट में आप देखेंगे लिखा हुआ है स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन, जबकि वो होना चाहिए था नीचे शब्द रूप में। ठीक है, तो वो इधर का टॉपिक उधर, उधर का टॉपिक इधर लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? लिखा है मतलब वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को ये पूरा हिस्सा व्याकरण के अंतर्गत आपके देखना है, पूरा हिस्सा। अब पेडागोजी में क्या है सर? भाषा शिक्षण के मतलब हिंदी की पेडागोजी में आपका क्या 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 रखा गया है? देखो, एकदम सामान्य स्तर का पेडागोजी आता है। ठीक है, पिछले एग्जाम में तो एक भी नहीं आया था क्वेश्चन, ये भी बता रहा हूं, पिछले एग्जाम में एक ठो भी नहीं आया था। लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो दे सकता है, वो देगा। ठीक है, देना चाहिए यार। शिक्षक भर्ती का एग्जाम ले रहे हो और पेडागोजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या मतलब फिर? है कि नहीं? आप ही लोग तो पढ़ते हो, कोई और तो पढ़ता भी नहीं है इसको। आप ही लोग का एकदम एकाधिकार है इसमें, और इसमें भी अगर कम दोगे ज्यादा दोगे वो दिक्कत की बात है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आना चाहिए, और आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है भी यार। आप चूंकि शिक्षक बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाना कैसे है कि नहीं? आप क्या सीखते हो इसमें? पढ़ाना सीखते हो ना। ये सब आप ज्ञान अर्जित कर लिए भैया, जितना व्याकरण आपको सीखना था आप सीख लिए। अब इस ज्ञान को डिलीवर कैसे करना है, इस हिस्से में आपको पढ़ना है कि नहीं? इसके अंतर्गत
हिंदी की पेडागोजी में आपको पढ़ना है भाषाई विकास कैसे होता है बच्चों में। बच्चों में भाषाई विकास के चरण कौन कौन से होते हैं, जो आप पियाजे के 4 अलग अलग संवेगात्मक विकास के 4 चरण देखते हो, उन चारों चरणों में भाषाई विकास कैसे होता है ये हमको देखना है। इसके अलावा स्टीफन क्रासन को थोड़ा सा पढ़ना है, वाइगोत्स्की को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े बहुत सारे जो भाषा शास्त्री हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उनके मतों को हमको इसके अंतर्गत देखना है। थोड़ा थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें कि बच्चों में जो गलतियां होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है सीखने में, आकलन और मूल्यांकन क्या होता है। तो ये मान करके चलो कि भाषा विज्ञान बोलते पेडागोजी के अंतर्गत, भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो क्रक्स वाला पार्ट होता है, जो एकदम सार वाला पार्ट है, जो एकदम निचोड़ वाला पार्ट है ना, वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, सहायक शिक्षक में लिखा हुआ है ये लाइन। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। सहायक सामग्रियां आपको पढ़नी है, चारों भाषाई कौशल पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वो पूरा सार आपको पढ़ना है जो कि आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। पढ़े हो ना, कि मॉडल बस बना के ले गए? मॉडल बस बनवा के लाए हैं सर, यहाँ पढ़ाई लिखाई कहाँ होती। पढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपको किताब में मिलेंगी, ठीक है। तो ये पेडागोजी वाले भाग में आपके सारी चीजें एकदम सार रूप में पढ़ना है, ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है, नहीं सीजीटीईटी जरूरी है भाई, ठीक है विशाल। सीजीटीईटी अब कंपलसरी करने वाला है ना। किसी भी राज्य में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उस राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लियर करने का एक मापदंड रखा जाना है, ऐसी बातें चल रही हैं। तो हो सकता है कि वो इंप्लीमेंट भी हो जाए, ठीक है। सीटीईटी में कितना मार्क्स चाहिए सर, कितना मार्क्स चाहिए? 90 नंबर। हाँ ओबीसी वगैरह हो तो 83 नंबर के, ठीक है। 83 मार्क्स चाहिए, 90 टारगेट रखो, ठीक है। 100 टारगेट रखो तब आएगा उतना। 82 है कि 83? 82 है, ठीक। चलिए, तो आपके सिलेबस का ये पूरा लेखा जोखा है। आज हम लोग हमारे पहले टॉपिक की थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, है ना। पहला जो टॉपिक है ये हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे भाषा बोध। हेडिंग डाल लेंगे भाषा बोध। भाषा बोध के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा कैसे परिभाषित करते हैं आप भाषा को? क्या है भाषा सर? अभिव्यक्ति का साधन, अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। कैसे सर? भाषा वो माध्यम है जिससे कि हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये दिमाग से हटा दो कि व्याकरण भाषा है। व्याकरण तो भाषा का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आप नियमों को पढ़ते हो, ठीक है। एक्चुअल में भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई विदेशी व्यक्ति है, वो विदेशी व्यक्ति मेरे देश आता है और मेरे देश में आकर के वो मुझसे बात करना चाहता है या मैं उससे बात करना चाहता हूं। मैं उसको बोलना चाहता हूं कि भाई तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी दिख रही है। अब मुझे अंग्रेजी नहीं आती, समस्या ये है, एकदम जो व्याकरण वाली अंग्रेजी है वो मुझे नहीं आती। मैं उसको बस बोलता हूं हैट हैट गुड गुड, हैट हैट गुड गुड। अगला आदमी समझ गया, अगला आदमी समझ गया, ये भाषा है सर, ठीक है। हालांकि ये व्याकरणिक रूप से सही नहीं है। सही है क्या?
व्याकरणिक रूप से सही है क्या? हैट हैड गुड गुड नहीं है, लेकिन क्या आपने अपने भावों को वहां तक पहुंचा दिया? पहुंचा दिया, मतलब ये भाषा के अंतर्गत रखी जा सकती है। ठीक है, तो भाषा के द्वारा आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। व्याकरणबद्धता भाषा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। व्याकरणबद्धता भाषा नहीं है। भाषा क्या है? भाषा अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित करने की क्षमता है। आप अपने भावों को जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को कहा जाता है भाषा। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, आपसे मैं अभी जब बात कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप जब बोल रहे होंगे तो हो सकता है कि वो व्याकरणिक रूप से परिपुष्ट ना हो, 100% ना हो। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं, बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द आ जा रहे हैं, तो इससे क्या है सर, ये भी व्याकरणिक रूप से परिपुष्ट नहीं है कि नहीं? क्योंकि भाषा का नियम बोलता है कि भाई अगर एक भाषा में संवाद हो रहा है तो उसी भाषा के शब्द होने चाहिए। तो कई बार मैंने अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए बीच बीच में, है कि नहीं? हाँ, तो ये भी व्याकरणिक रूप से परिपुष्ट नहीं है। लेकिन क्या मेरा भाव आप तक नहीं पहुंचा या आपका भाव मुझ तक नहीं पहुंचा? पहुंचा सर, बिल्कुल पहुंचा, पहुंचा। आपने पूछा सर वैकेंसी कब आ रही है, हाँ मुझ तक पहुंच गई भाई कि रिक्तियां कब आने वाली है कि नहीं? लेकिन वैकेंसी शब्द आपने बोला तो समझ गया ना मैं, बस यही भाषा है। तो भाषा व्याकरण से अलग चीज है। व्याकरण एक छोटा सा भाग है भाषा का, जिसके अंतर्गत हम भाषा के नियमों को पढ़ते हैं। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो भाषा अभिव्यक्ति का एक जरिया है जिसके द्वारा आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक, अब आपने कहा कि भाषा जो है सर ये अभिव्यक्त करती है, मतलब अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आप मानेंगे नहीं, ये परिभाषा आज से लगभग 2000 साल पहले दी जा चुकी है, और ये परिभाषा दी गई थी आचार्य पतंजलि के द्वारा। आचार्य पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। नाम सुना है आपने? ठीक है, ये जो महाभाष्य है ये आचार्य पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका थी। असल में ये जो आचार्य पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी सूत्रों के माध्यम से व्याकरण को डील करती है। मतलब बहुत सारे सूत्र इसमें लिखे हुए हैं और सूत्रों के माध्यम से व्याकरण को समझाया गया है। अब सीधी सी बात है यार, सूत्र मतलब कोड वर्ड, सूत्र मतलब कोड वर्ड, और कोड वर्ड में कही गई बात आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिन तो होगी। उसी कोड वर्ड को सरलीकृत करने का काम किया था किन्होंने? आचार्य पतंजलि ने। और आचार्य पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखी उस पुस्तक का क्या नाम रखा? महाभाष्य नाम रखा था। ठीक है, क्या नाम रखा? महाभाष्य नाम रखा। और इसी महाभाष्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको परिभाषा मिलती है भाषा की, और भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि लिखते हैं भाषम व्यक्तायाम वाचि, आगे लिखते हैं भावम मनेन उपजन्ते, भावम मनेन उपजन्ते, अर्थात भाषा व्यक्त करती है बोलकर। वाक धातु है, वाक यानी बोलना, वाक से वाची शब्द बना है। ठीक है, तो भाषा व्यक्त करती है बोलकर, किसको? भावों को। कौन से भाव? जो मन में उत्पन्न होते हैं। तो यहां से अगर आप एक कलेक्टिव परिभाषा निकालते हैं भाषा की तो क्या निकलती है सर? कि भाषा मन में उपजने वाले भावों को बोलकर व्यक्त करती है कि नहीं? तो ये यही तो परिभाषा आपने दी अभी, यही तो परिभाषा आपने दी। आपने क्या कहा कि सर भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है, वह जरिया है जिसके द्वारा हम अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, और ये एकाधिकार है भाई,
मनुष्यों का, है कि नहीं? मनुष्य बात कर सकते हैं ना, मनुष्य बात करते हैं सर, ठीक है, अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से बात करते हैं, अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से बात करते हैं। आप भारत की भाषा देख लो, आप इंग्लैंड की भाषा देख लो, अलग अलग ध्वनियां हैं, बात दोनों जगह पे हो रही है, भावों का संप्रेषण दोनों जगह हो रहा है, लेकिन अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से हो रहा है कि नहीं? तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है जो मन में उपजने वाले भावों को बोलकर अभिव्यक्त करे। अब यहीं से एक बात स्पष्ट हो गई कि आचार्य पतंजलि ने भाषा का अर्थ बताया बोलना, ठीक है, और ये कहा कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से जिसका अर्थ है बोलना। ध्यान रखना, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहां से होती है? संस्कृत के भाष धातु से। अब ये जब भाष लिखा जाएगा ना तो षटकोण के शाम में नीचे हलंत लगा होगा, और यहां से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि आपको पूछेगा भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, विकल्प ए भाष धातु से, बी भास धातु से, सी भाष धातु से, डी भास धातु से। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार ध्वनि मूलक होने के कारण कंफ्यूज करते हैं। हिंदी भाषा ध्वनि मूलक भाषा है ना, एक ही जैसे उच्चारण होता है सर, शा सा सा, अंतर ही नहीं पता आधे लोग को अभी भी, ठीक है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से, और ये भाष लिखी कैसे जाती है सर? ये ऐसे, ऐसे ये भाष लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। चल, तो ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। किसने दी? आचार्य पतंजलि ने दी, पाणिनि ने नहीं दी है ना। आचार्य पाणिनि ने परिभाषित नहीं किया है, उन्होंने बस नियम बताए हैं। परिभाषित करने का काम किया है आचार्य पतंजलि ने। आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़े तो आपको मिलेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार क्या मतलब हुआ सर? भाषा के प्रकार कहने का जब हम कहते हैं भाषा के प्रकार, इसका मतलब क्या हुआ? भाषा का मतलब क्या? भावों की अभिव्यक्ति। तो जब हम कहते हैं भाषा के प्रकार, मतलब भावों को अभिव्यक्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं, यही होगा मतलब, है नहीं? तो भाषा के प्रकार कहने का मतलब यही है कि हम कितने तरीकों से अपने भावों को दूसरों तक संप्रेषित कर सकते हैं। तीन प्रमुख तरीके। पहला जो तरीका है यह है ध्वनियों द्वारा। ध्वनियों द्वारा भावों का संप्रेषण करना, यह सबसे पहला तरीका और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला तरीका। दूसरा तरीका ध्वनि चिन्हों द्वारा। ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। तीसरा तरीका संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। संकेतों द्वारा। मनुष्य इन तीन तरीकों से अपने भावों को दूसरों तक अभिव्यक्त करता है। कौन कौन से तीन तरीके सर? या तो ध्वनियों द्वारा करेगा, या तो ध्वनि चिन्हों द्वारा करेगा, या तो संकेतों के माध्यम से करता है। जब हम ध्वनियों द्वारा भावों का संप्रेषण करते हैं
तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है मौखिक भाषा। इसको क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा, क्योंकि मुख से ध्वनियां निकलती हैं। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं या अभी आपसे प्रश्न करूं तो आप जवाब देंगे, है कि नहीं? यहां पर हमारे बीच में संवाद के लिए जो माध्यम है वो एक ऐसी ऐसी चीज है जो सुनी जा रही है, जो मुंह से ध्वनि के रूप में निकल रही है कि नहीं? जैसे मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो हो क्या रहा है सर? हो ये रहा है कि मेरे मुंह से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं, है कि नहीं? इन ध्वनियों में कुछ अर्थ छुपे हुए हैं, वो ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं। आप चूंकि उस भाषा को समझते हैं तो मेरा अर्थ या मेरा जो भावार्थ है वो आप तक पहुंच जाता है। समझे इस बात को? है ना? यही क्या है सर? ये भावों का संप्रेषण है। ठीक है? किस माध्यम से हो रहा है? ध्वनियों के माध्यम से हो रहा है। तो जब ध्वनियों के माध्यम से भावों को संप्रेषित किया जाता है, वहां पर भाषा का प्रारूप होता है कौन सा? मौखिक भाषा। दूसरा, ध्वनि चिन्हों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। ध्वनि चिन्हों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है लिखित भाषा। क्या कहते हैं आप? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में क्या होता है सर? लिखित भाषा में ध्वनियां नहीं होती, बल्कि ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन चिन्हों के माध्यम से भावों का संप्रेषण होता है। कैसे सर? वो बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है वहां पे? वहां बड़े अक्षरों में क्या लिखा है? आपातकालीन निकास। अब ध्यान देना, जितने चिन्ह आपको वहां पर दिख रहे हैं ना, वो सभी एक निश्चित ध्वनि से बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं कि नहीं? क्या लिखा है? आ लिखा है ना, का थोड़ी लिखा है, खा थोड़ी लिखा है, ग थोड़ी लिखा है। क्या लिखा है? आ। एक निश्चित ध्वनि से चिन्ह बंधा हुआ है कि नहीं? उसी प्रकार ये एक निश्चित ध्वनि से बंधा हुआ है, पा। आप अगर इसको मंगल ग्रह में भी जाके देखोगे ना तो पा ही बोलोगे, है कि नहीं? बा नहीं बोलोगे। इसको बोलोगे कि सर जगह के हिसाब से इस चिन्ह की ध्वनि बदल जाती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, आपने चिन्ह को बांध कर रखा हुआ है ध्वनि से। ठीक है? और जो जो चिन्ह ध्वनियों से बंधे होते हैं उन्हीं चिन्हों को कहा जाता है ध्वनि चिन्ह। ठीक है? और जब ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भावों का संप्रेषण होता है तब वहां पर भाषा के प्रारूप को आप क्या कहते हो? लिखित भाषा कहते हो। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे साहित्य पढ़ते हो, है कि नहीं? साहित्य पढ़ते हो तो क्या होता है? क्या किताब से, जैसे मान लो गीतांजलि पढ़ रहे हो तो अंदर से रविन्द्रनाथ टैगोर की आवाज आ रही है क्या? आती है? कि गोदान पढ़ने से मुंशी प्रेमचंद की आवाज आती है अंदर से? नहीं आती है सर। वहां पर केवल कुछ चिन्ह बने होते हैं। चिन्ह बने होते हैं, उन्हीं चिन्हों के संयोजन से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। उन्हीं चिन्हों के संयोजन से क्या होगा? सार्थक शब्दों की रचना होगी। ठीक है? और जब इस प्रारूप से आप भावों का संप्रेषण करते हैं तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है क्या? लिखित भाषा। ये लिखित भाषा है। आप साहित्य पढ़ो, आप अखबार पढ़ो, वो सब के सब लिखित भाषा के उदाहरणों में शामिल हैं। ठीक है? तीसरा, संकेतों द्वारा भावों का संप्रेषण करना। संकेतों द्वारा जब भावों का संप्रेषण होता है तो भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। इसको क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा ही होगा, सीधी सी बात है। रायपुर बिलासपुर, बिलासपुर में रह रहे हो तो ट्रैफिक सिग्नल तो देखना ही है। ट्रैफिक सिग्नल में किसी प्रकार की आवाज नहीं आती है कि आती है गांधी चौक से आने वाले चलो, दयालबंद से आने वाले रुको, ऐसी कुछ आवाज आती है क्या? कोई आवाज आती? नहीं आती सर। वहां पर केवल 3 प्रकार के सिग्नल लगे होते हैं, 3 प्रकार की लाइटें लगी होती हैं। हर लाइट का अपना एक अर्थ होता है कि नहीं?
लाल आया है तो रुकना है सर, हरा आया है तो चलना है, नारंगी आया तो ठहरना है या तैयार रहना है। ये हमारे लिए क्या है, ये सिग्नल है। ठीक है, यहां पर ना तो किसी प्रकार की मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ, मतलब ना तो किसी प्रकार की ध्वनि का प्रयोग हुआ और ना ही किसी प्रकार के ध्वनि चिन्हों का प्रयोग हुआ। कुछ लिख करके भी तो नहीं आता, चलो रुको ऐसा कुछ लिख के थोड़ी आता है, नहीं आता। तो न तो लिखित भाषा का प्रयोग हुआ, न मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ। भावों का संप्रेषण केवल और केवल संकेतों के माध्यम पर ही निर्भर है कि नहीं। और भाषा के इस प्रारूप को कहा जाता है सांकेतिक भाषा, जब आप केवल संकेतों के माध्यम से भावों को संप्रेषित करें। केवल संकेत होंगे और संकेतों के माध्यम से जब भावों को संप्रेषित किया जाता है तो यहां पर उस प्रकार को कहा जाता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो ये भाषा के 3 प्रारूप संभव हैं। लेकिन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां पर फिर 3 नहीं लेना है आंसर, वहां पर आंसर लेना है 2। क्यों 2 लेना है सर, आगे देखना। ठीक है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप वासुदेव नंदन प्रसाद को पढ़ते हैं या कामता प्रसाद गुरु को पढ़ते हैं, कामता प्रसाद गुरु वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी के व्याकरण की रचना की है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधे लोग को पता ही नहीं रहता हिंदी का व्याकरण किसने लिखा है। ठीक है, हिंदी का जो आधुनिक व्याकरण जो आप पढ़ते हैं ना, ये लिखा गया है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। ठीक है, तो ये जो कामता प्रसाद गुरु हैं ये कहते हैं कि भाई मौखिक भाषा का व्याकरण हो सकता है, लिखित भाषा का व्याकरण हो सकता है, लेकिन सांकेतिक भाषा का कोई व्याकरण संभव नहीं होता। इसका कहां कोई व्याकरण संभव होगा, नहीं होता। चिन्हों का कोई व्याकरण थोड़ी होता है सर, नहीं होता। ठीक है, इसीलिए कभी भी सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भाषा के प्रकार में शामिल किया जाता है किनको, एक तो मौखिक भाषा को और दूसरा शामिल किया जाता है किसको, लिखित भाषा को। सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसके पीछे तर्क देते हैं कामता प्रसाद गुरु कि भाई चूंकि लिखित भाषा का या मौखिक भाषा का व्याकरण संभव है, लेकिन सांकेतिक भाषा का व्याकरण लिख पाना संभव नहीं है, और इसीलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो आप अपने भावों की अभिव्यक्ति भले 3 तरीकों से कर सकते हो, लेकिन व्याकरणबद्धता केवल 2 में होती है। इसीलिए भाषा के प्रकार में कौन शामिल होगा, एक तो मौखिक भाषा शामिल होगी और दूसरी लिखित भाषा शामिल होगी। ओके, ध्यान रहेगा। तो क्वेश्चन आएगा भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 1 लाइनर फैक्ट, तो दे आंसर लेना है 2, 3 मत लेना। ठीक है, आंसर क्या लेना है, 2, 3 नहीं लेना है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए भाषा के प्रकार। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं, गुणों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे अगली क्लास। ठीक है, चलिए, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल, जिज्ञासा कोई मन में उठ रही हो क्या सर? नहीं, कोई सवाल नहीं, सवाल करना सीखो यार। क्या है सवाल? ये हुई ना सवाल वाली बात। चालू तो होने दो। ठीक है, अब अभी माचिस पड़ा नहीं है, बोल रहे कितने हाइट तक जाओगे यार रॉकेट। ये क्या बात हुई? जब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलेगी। लगभग ये मान के चलिए कि 7-8 महीने, लगभग 8 महीने 9 महीने सिलेबस आपका चलेगा ही। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा। हाँ भाई, हिंदी की लगभग आपकी, अगर मैं पेडागोजी अलग करके बोलूं तो लगभग 40 क्लास व्याकरण वाला हिस्सा, और उसमें लगभग 15 क्लास आप पेडागोजी के ऐड कर लो। 15 घंटे की क्लास है ना, तो लगभग 50 से 55 क्लास आपकी टोटल हिंदी में लगनी है। ठीक है,
वो मेरी लगभग हर में रहती है। व्यापम में लगभग 40 क्लास मेरी रहती है, ठीक है। व्याकरण वाला हिस्सा लगभग 40 क्लास लगता ही है यार। अगर आप ईमानदारी से पढ़ने के लिए जाए ना तो 40 क्लास आपको लगना ही लगना है, आप कुछ भी कर लो। क्योंकि मैं जानता हूं ना छत्तीसगढ़ में हिंदी की स्थिति क्या है, ठीक है। आज भी बहुत सारे शब्द लिखना नहीं आता हमको, है, इसलिए तो शब्द शुद्धि के क्वेश्चन आते हैं, है नहीं तो फिर वो पूछने का औचित्य ही नहीं रहता अगर सबको लिखना आता तो, है नहीं। हाँ ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि हिंदी का ही सिलेबस आपका लगभग 50 क्लास 55 क्लास के आसपास हिंदी का सिलेबस लगना है, ठीक है। हाँ, और कोई सवाल है? नहीं है? ठीक है, चलिए। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से और मानसिक रूप से फ्री रहिए थोड़ा, है ना। मानसिक रूप से फ्री इसलिए रहिए क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूं एग्जाम अभी हो जाए एकदम कंफर्म नहीं है, ठीक है। अभी हो जाए, अभी बस हवन डाले हैं, अभी भगवान प्रकट होकर खीर दे दें और बोले कि लो अगले हफ्ते शिक्षक भर्ती के एग्जाम है, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि बजट में भले बोला गया है कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन समय अवधि नहीं बताई गई है कि कब करेंगे, है कि नहीं। वो 1 साल 1.5 साल तो मान के चलो लगना ही लगना है, ठीक है। झूठा आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। 1 साल मिल रहा है ना तो इसको पॉजिटिव खबर लेकर के चलो अपने लिए, क्योंकि 1 साल तो आपको तैयारी में लगना ही है, ठीक है। अगर आप एकदम प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं ना शिक्षक भर्ती की, अच्छे शिक्षक बनना चाहते हो, अच्छा नॉलेज वाला शिक्षक बनना चाहते हो, तो 1 साल आपको लगना है, लगना ही लगना है, ठीक है। क्योंकि आपको एकदम बारीकियों को सीखना पड़ेगा, गणित कैसे पढ़ते हैं, गणित में क्या चीजें आपको पढ़नी है, हिंदी आपको कैसे पढ़ना है, हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि पढ़ाने के लिए जब जाओगे ना तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको हिंदी मिलने वाला है। पहले दिन आपको साइंस नहीं पकड़ाया जाएगा, पहले दिन आपको गणित नहीं पकड़ाएंगे, जाने शुरुआत में 2-4 दिन ना आपको हिंदी पढ़वाते हैं वो लोग, क्योंकि हिंदी सरल सब्जेक्ट माना जाता है और सबसे पेचीदा सब्जेक्ट यही है। ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में आपको दिया जाएगा, शुरुआत में हिंदी पढ़ाने के लिए जितने अभ्यर्थी पिछले साल सेलेक्ट हुए ना सब फोन किया, सर पहला सब्जेक्ट ही हिंदी मिला सर हमको, मतलब पढ़ाओ बढ़िया तो है, ठीक है। बोलते बच्चे लोग को पढ़ाना बहुत मुश्किल है सर, हिंदी पढ़ाना वाकई में मुश्किल है, ठीक है। आप लोग को पढ़ाना तो फिर भी आसान है मेरे लिए, लेकिन यहीं पे 5वीं 6वीं का कक्षा रहे, 6वीं कक्षा का बच्चा रहे और बोले कि व्याकरण सीखना है, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चूंकि ये सारे शब्दों से परिचित होते हैं, संज्ञा सर्वनाम संधि, है ना, सारी चीजों से परिचित हैं, एक बार थोड़ा थोड़ा आइडिया तो सबको होता ही है, उसी को अच्छा करना है, उसी को बेहतर तरीके से मांझ के अपने दिमाग में बिठाना है बस, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल रूप में बिठाना है, रटना नहीं है हिंदी को। रटने वाला जो हिस्सा होगा मैं बता दूंगा, पर्यायवाची रटो जाओ, विलोम शब्द को रटो जाओ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जाओ रटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी, जो ऐसी चीजें हैं जिनको कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जिनको व्यवस्थाओं के अंतर्गत रखा गया है हमारे यहाँ, उन व्यवस्थाओं को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब आप उसको समझा पाओगे। स्कूलों में नहीं तो आधा से ज्यादा लोग तो, मतलब आधे से ज्यादा विद्यार्थी हिंदी इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि शिक्षक को नहीं आती हिंदी। हाँ मैं बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा विद्यार्थी हिंदी इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि शिक्षक को हिंदी नहीं आती है, ये कारण है, ठीक है। ठीक है, मेरे विद्यार्थी हो तो फिर पूरा सारे बाण तर्कश में देके भेजूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चल मिलते फिर अगली क्लास में।